दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई। 17 जिलों की 94 सीट और तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस दूसरे चरण की वोटिंग ने कुछ ऐसे बड़े संकेत दे दिए कि जिसकी आहट अगर 10 अक्टूबर से पहले तमाम राजनीतिक दलों को किसी न किसी तरीके से होती तो मौजूदा वक्त में जो बिसात बिहार के भीतर बिछ गई है और लोग वोट डाल रहे हैं, शायद यह बिल्कुल अलग होती। क्योंकि इस दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान के संकेत बेहद बड़े हैं, चौंकाने वाले हैं और शायद किसी के लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं और शायद किसी के लिए कुछ आह भरने वाले हैं। किसी को इस बात का भी एहसास कराने वाले हैं कि काश हमें पहले से पता होता कि बिहार के भीतर की जमीन आक्रोश और गुस्से से इस तरह खदबदा रही है और इसका एहसास इस देश के प्रधानमंत्री तक को नहीं है, उनके भाषण लिखने वालों को भी नहीं है, जो बिहार में आकर जिन जुमलों का इस्तेमाल भाषण के तौर पर कर रहे हैं, जिन मुद्दों को उभारना चाहते हैं। बिहार तो हर दिन उसके साथ जीता मरता है। आप उसके भीतर उन चीजों को कैसे जिलाएंगे जिसने बीते 2-3 दशकों से यही स्थितियों को भोगा है। अब वो बिल्कुल नई परिस्थिति में खुद को लाना चाहता है। उसके भीतर का गुस्सा इस पूरी मौजूदा राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था को लेकर है। वह उस पर सीधे चोट करना चाहता है। तो संकेत क्या है? संकेत बहुत साफ है। तेजस्वी यादव को अगर पहले एहसास होता कि ऐसी स्थिति बन रही है तो वो कांग्रेस को इतनी सीटें कतई नहीं देते। कुशवाहा को अगर इसकी जानकारी होती कि बिहार के भीतर की ऐसी स्थिति है तो वो किसी भी रूप में प्यादा बनकर एक अलग गठबंधन की दिशा में कतई नहीं बढ़े होते। वो हर हाल में आरजेडी के साथ तालमेल बैठा चुके होते, चाहे जितनी भी सीट पर बैठा ना हो। जीतन राम मांझी भी किसी भी हाल में इधर उधर नहीं भटकते, सीधे आरजेडी के साथ ही खड़े नजर आते। और एलजेपी यानी रामविलास पासवान ने जिस पार्टी को बड़ा किया और चिराग पासवान बिल्कुल नई दिशा में ले जाने को आतुर दिख रहे हैं, बीजेपी उन्हें अलग से जाने नहीं देती। क्योंकि वह जीते या ना जीते, लेकिन इतना बड़ा नुकसान इस गठबंधन एनडीए को वह कर चुके हैं और अब करेंगे भी, जो शायद 1995 की आपको याद दिला दे, जिस वक्त वहां पर लवली आनंद और उनके हस्बैंड हुआ करते थे। आनंद जो कि हर सीट पर चुनाव लड़े थे, जीते थे एक ही सीट, लेकिन नुकसान उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था कि 1995 में लालू यादव दोबारा चुनकर सामने आ गए थे। यह झटका मौजूदा वक्त में दूसरे चरण के बाद कईयों के लिए हो सकता है, लेकिन हमको लगता है इन स्थितियों के लिए इंतजार तो आपको 10 नवंबर का करना ही होगा। लेकिन इसके परत दर परत हम जब खोलेंगे तो चीजें आपके सामने बहुत चीजें साफ होनी शुरू होगी। क्योंकि हमें लगता है कि किसी को अगर जानना समझना है तो उसके घर के भीतर घुस कर देखिए, जानिए और समझिए वो कौन सा गढ़ है जो नीतीश कुमार का गढ़ है, वो कौन सा गढ़ है तेजस्वी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ क्या है, वहां की क्या स्थिति है। तीनों गढ़ों में हम ले चलें आपको। उससे पहले इन 94 सीटों के समीकरण को आप समझ लीजिए। क्योंकि इन 94 सीटों में से 50 सीट 2015 के हिसाब से अगर जोड़े तो बीजेपी और जेडीयू के पास है 20 सीट। बीजेपी ने जीती, जेडीयू ने 30 सीट जीती थी। आरजेडी के पास 33 सीट, कांग्रेस के पास 7 सीट। एक स्थिति बहुत साफ नजर आ रही है, किसका पड़ रहा 2015 के लिहाज से बारी है। लेकिन अब इसके दूसरे हिस्से में चलिए। इस वक्त बीजेपी 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन 94 सीटों में से 2015 में 63 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 20 सीटें जीती थी। उसके खिलाफ उस समय नीतीश कुमार भी थे, लालू यादव भी थे, कांग्रेस भी थी। लेकिन 2015 में एक हवा चल रही थी, दिल्ली की हवा, जिनके भाषणों को सुनने के लिए लोगों की मौजूदगी तो होती थी। उस समय इस तरह से हवाई बातें कही तो नहीं जाती थी। देश के प्रधान सेवक का ही जिक्र हम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के भाषणों में 2015 की बिहार रैलियों में भीड़ होती थी, जो इस वक्त गायब है, नदारत है। उनके बोले गए शब्दों पर बिहार ठाका लगा रहा है, गली मोहल्लों में लड़के हवा में उड़ा देते हैं। यह कैसी स्थिति आ गई है? इस वक्त वह 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी पिछली बार की तुलना में कम सीटें हैं। जेडीयू ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इन 94 में से 30 सीटें जीती थी। इस बार जेडीयू 43 सीट पर, कमोवेश वही स्थिति है। यानी जेडीयू को क्या इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, यह सवाल जहन में होना चाहिए। क्योंकि इस हिस्से में जेडीयू पर बहुत कुछ टिका हुआ है। आरजेडी 42 सीटों पर लड़ी थी, 33 सीटों पर जीती। इस वक्त आरजेडी 56 सीटों पर लड़ रही है।
साथ में कांग्रेस और लेफ्ट खड़ा है, वो लेफ्ट जो उस समय साथ इस रूप में नहीं खड़ा था। और इस 94 सीटों में पहली बार 14 सीटें लेफ्ट को भी दे दी है महागठबंधन ने। सीपीआई-एमएल 6 सीट, सीपीआई 4 सीट, सीपीएम 4 सीट। यानी एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप गरीब, मजदूर, गुरबा, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इन सारी दलित, इन सारी परिस्थितियों को घुसाते चले जाइए और उसको एक राजनीतिक चेहरा देने की कोशिश अगर लेफ्ट के नजरिए से कीजिए तो चेहरा तेजस्वी यादव आ गए। फिलॉसफी लेफ्ट की है। कांग्रेस भी इस देश के भीतर में लेफ्ट की फिलॉसफी को अपना चुकी है। नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं किसानों की फिलॉसफी को 2014 के वक्त उन्होंने उठाया था और अपनाया था, लेकिन धीरे धीरे कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, सत्ता की खुशबू अलग दिखाई देने लगी, कहीं मोर तो कहीं तोते भी नजर आए। लेकिन स्थितियां बदली हैं तो शायद विचारों में परिवर्तन, शब्दों में परिवर्तन, उन शब्दों को बोलने के दौरान भी परिवर्तन आया है, जिसे बिहार बाखूबी नब्ज को पकड़ के टटोलता है। वह तो उसकी शिराओं में राजनीति दौड़ती है, यह तो समझना चाहिए, जिसे शायद प्रधानमंत्री मोदी का भाषण लिखने वाले या कंटेंट देने वाले नहीं समझ पाए वो, और ये उल्टा पड़ रहा है। नारे लगाने से कैसे चीजें चलेंगी, लेकिन अब इसके भीतर आना शुरू कीजिए। और हमें लगता है कि जिन जिलों में चुनाव हुए उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा, पटना, इन चीजों का जब एनालिसिस कीजिएगा तो आपके जहन में 3 बातें साफ होंगी। एक, पहली बात यह है कि जो शहरी इलाका है, जिसके पर कैपिटा इनकम जहां पे ज्यादा कमाई है, वो बीजेपी का वोटर है और जहां अपर कास्ट की भी मौजूदगी है। जो ग्रामीण इलाका है, पिछड़ा इलाका है, वह पहली बार एकजुट हुआ है, जो बिखरा हुआ था, कहीं कुशवाहा में, कहीं साहनी में, कहीं दलित में, कहीं किसी में, वह चीजों को समझ रहा है और अपने अनुकूल स्थितियों को इस बार पाना चाहता है। कैंडिडेट दर कैंडिडेट चीजों से इतर भी चीजें जा रही हैं और उसका परसेंटेज कितना हम यह भी बताएंगे। तीसरी स्थिति है कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाता था पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में मिलकर, जो जेडीयू और नीतीश कुमार ने बनाया था, उस समय वोट भी ट्रांसफर हुए थे। उत्तर प्रदेश की मुश्किल क्या थी? वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे। मायावती और अखिलेश यादव के वोट ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। नहीं तो वोट ट्रांसफर होते तो कोई शक ही नहीं है कि वहां पर बीजेपी किसी भी हाल में जीत पाती। यहां वोट ट्रांसफर हो रहे हैं। यहां पर वोट ट्रांसफर क्या वाकई जेडीयू और बीजेपी में भी हो रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी गलती यह हो गई कि पहले राउंड में जेडीयू के कुछ वोट जरूर बीजेपी में गए, लेकिन बीजेपी के वोट ट्रांसफर जेडीयू में नहीं हुए। इसीलिए प्रधानमंत्री थोड़ा गुणगान मोदी अपने तौर पर नीतीश कुमार का भी कर रहे हैं, मंच से कर रहे हैं, पोस्टर भी कुछ निकाले जा रहे हैं 7 तस्वीरों के। लेकिन स्थितियां थोड़ी नाजुक हैं। और आज हम जिन गढ़ों का, और इन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों की तादाद, इन इलाकों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, जिसका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं। लेकिन हमको लगता है कि आज आपको इन 94 सीटों में गढ़ दर गढ़ चलिए। सबसे महत्वपूर्ण है 10 सीट जो कि सारण में आती हैं, और सारण का मानना है कि आरजेडी का वो गढ़ है। सारण की सीट में एकमा, मांझी, बनियारपुर, तारैया, मरहोरा, छपरा, करखा, आमनौर, परसा, सोनपुर, ये सारी सीटें जो हैं, यहां पर 6 सीट आरजेडी की 2015 में रही थी। बीजेपी 2 सीट जीती थी, जेडीयू 1 सीट जीती थी, कांग्रेस 1 सीट जीती थी। आरजेडी जो 6 सीट जीती थी उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो 6 सीट जीतेगी। सवाल बाकी 4 सीटों का है, जिसमें 2 सीट खासतौर से, उसमें एक छपरा का जिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी जो जीती थी वो 2 सीटों में एक छपरा भी थी, और उसके अलावा वह आमनौर में जीती थी। बीजेपी आमनौर की सीट हो सकता है निकाल ले, लेकिन छपरा की सीट वो नहीं निकाल पाएगी। वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट जो गुप्ता जी खड़े हुए हैं, डॉक्टर गुप्ता साहब हैं, इनको ये इस रूप में नहीं आए वोटरों के पास कि महिलाएं इन्हें मुंहचोड़ तक कहने लगी उस इलाके में। और वहां पर प्रभुनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी की टिकट पर। और महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वो प्रभुनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि जो बीजेपी के एमएलए हैं उनके प्रति गुस्सा इतना ज्यादा है। यह सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई, छपरा की सीट। इसका मतलब है एक संख्या और बड़ी आरजेडी के हिस्से में, पिछली बार की तुलना में 7 सीट हो गए। जनता दल यूनाइटेड ने जो 1 सीट जीती थी वहां पर, वह सीट जेडीयू की थी, एकमा की सीट। एकमा की सीट जेडीयू जीत भी सकती है, यह 50-50% की स्थिति में है। लेकिन
वोटिंग पैटर्न खत्म होते होते जानकारी मिली कि ये 60-40 की स्थिति में आ गए हैं, यानी 60% आरजेडी के पक्ष में चीजें बन रही हैं। और अब जो स्थिति बहुत साफ है, यहां पर 10 में से, सारण में से 9 सीट आरजेडी जीत जाएगी। एक ये स्थिति ये बहुत साफ तौर पर है। इसको कैसे परसेंटेज के तौर पर जो निकल कर आ रहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन हमको लगता है इसके ठीक पैरेलल में आपको तुरंत जाना चाहिए नालंदा का इलाका, जहां की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये 7 सीट कब्जे में आते हैं जेडीयू के, क्योंकि इन 7 में से 5 पर जेडीयू जीती थी। नालंदा से खुद नीतीश कुमार भी आते हैं, अस्थावान, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा और हरनौत। लेकिन यहां पर जो एक सीट आरजेडी ने जीती थी वह थी हिलसा की। उस सीट पर जेडीयू नहीं जीत पाएगी, तो क्या जेडीयू 5 ही रह जाएगी? फिर यह सवाल आएगा। दूसरा सवाल है, जो बीजेपी ने एक सीट जीती थी, बीजेपी की एक सीट बिहार शरीफ की थी, क्या बिहार शरीफ की सीट बीजेपी बरकरार रख पाएगी? इस पे एक सवालिया निशान जरूर है कि वो जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। गठबंधन के साथ उसको वो सीट मिली है कि वह उस जीत जाए, उसी को एकमात्र सीट बीजेपी वहीं से लड़ रही है, बाकी 6 सीटों पर जेडीयू लड़ रही है, लेकिन वहां पर भी संकट है। लेकिन यहां पर आकलन करना है कि जो जेडीयू के पास अपनी सीट थी, चाहे वो राजगीर की सीट हो, चाहे इस्लामपुर की सीट हो, चाहे नालंदा की सीट हो, चाहे अस्थावान की सीट हो, इन 4 सीटों में से हो सकता है सिर्फ 2 ही सीट जीत पाए जेडीयू। तो क्या जेडीयू अपने गढ़ में कमजोर हो रही है? और अगर जीतेगी भी जेडीयू तो बहुत कम वोट होंगे, 1000 से ज्यादा वोटों की स्थिति, जहां इतनी शार्प वोटिंग, इस तरीके से चीजें एक साथ जुटी हैं। अपने ही गढ़ में 2 सीटों को गंवाना जेडीयू के लिए शायद, और वहां पर 2 से 3 सीटों का सारण में आरजेडी का पाना, यह पहला संकेत है। और जिसका जिक्र हम करते हैं कि शहरी तौर पर बीजेपी शहरों में अपने पैठ को बनाए रखती है, उसमें बिहार में पटना जो है सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, ऊंची जातियों का वर्चस्व भी है, खासतौर से कायस्तों की बड़ी तादाद है। वहां पर 9 सीटें जो हो रही है, बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी 2015 में, लेकिन इस बार जो नजर आ रहा है उसमें खासतौर से बीजेपी के हिस्से में जो है बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, दानापुर, ये 6 सीट बीजेपी के पास है। इसमें से कोई एक सीट अगर डामाडोल नजर आ रही है तो वह सबसे पहली सीट है कुम्हरार की। यह वह इलाका है जिसने बहुत परेशानी भोगी, पानी जब आ गया था, स्थिति नाजुक थी बहुत ज्यादा। दूसरी स्थिति में चीजें फंसी हुई हैं, जो कि बांकीपुर के बारे में कहा जा रहा है। बांकीपुर में एक नई उम्मीदवार के तौर पर पुष्पम प्रिया है, जो अगर वोट काट देती है बीजेपी के तब तो मुश्किल है बीजेपी के लिए। यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो वोट नहीं काटती है और वोटिंग पैटर्न बीजेपी के अनुकूल रहेगा तो ये नितिन है वहां पर बीजेपी के, जो वह चुनाव जीत जाएंगे, इससे इनकार कतई नहीं है। मुश्किल होगी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को, लेकिन अगर वो वोट काटती हैं पुष्पम प्रिया तो फिर इसका मतलब है ये एलजेपी की तर्ज पर होगा। वोट कट गए, वहां तो जेडीयू के कट रहे हैं, यहां बीजेपी के वोट कट गए। और इसलिए क्योंकि ये खुद ब्रिटेन से पढ़कर आई हुई हैं, हाई एजुकेशन के साथ है, प्लुरल पार्टी बनाई है, नए मकसद के साथ है, बेहतरीन आइडियल सिचुएशन है। लेकिन बिहार का इलेक्शन सिर्फ आइडियल सिचुएशन को नहीं देखता है, वह आइडियल सिचुएशन तक कैसे पहुंचना है यह भी देखता है। और संयोग से आइडियल सिचुएशन पेट से जुड़ा हुआ है, जहां पर रोटी चाहिए, और शायद अब उसको एक हिस्सा आगे बढ़ चुके हैं जहां पर रोजगार और नौकरी चाहिए। यह स्थिति पटना के भीतर है, यानी पटना के भीतर भी बीजेपी अपनी सीटों को संभाल पाएगी, उसमें 1 से 2 सीट की कमी आ सकती है। यह संकेत है, 6 सीट से कम हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जेडीयू ने जो एकमात्र सीट जो जीती थी फुलवारी की, वह इस बार जेडीयू नहीं जीत सकती है। श्याम रजक वहां से छोड़कर आरजेडी में चले गए, जाहिर है वही चुनाव जीतेंगे, जो संकेत बहुत साफ है, खुले तौर पर संकेत है। आरजेडी जिन जगहों पर जीती थी, जो 2 सीटें थी वो मनेर और फतवा की थी, उस पर वो चुनाव फिर से जीत रही है, इससे कतई इनकार नहीं है। इसका मतलब बहुत साफ है कि आरजेडी गेन भी कर रही है, बीजेपी कुछ लूज भी कर रही है। संकेत जब ओवरऑल आपके सामने उभर कर आता है, हम दूसरे जिलों में चलें, हम एक संकेत और आपको बता दें कि 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी और बीजेपी टकरा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि जो वोटिंग पैटर्न नजर आ रहा है उसमें आरजेडी के, यहां पर आरजेडी और बीजेपी जहां जहां टकरा रही है वो 60-40 का रेशियो है, यानी आरजेडी के पक्ष में 60% जीत है, बीजेपी के पक्ष में 40% है।
जहां पर जेडीयू और आरजेडी टकरा रहे हैं वहां तो लगभग 80-20 का परसेंटेज आ रहा है, यानी 80% आरजेडी के पक्ष में है, 20% जेडीयू के पक्ष में है और यहां 24 सीटें हैं। जहां पर जेडीयू और एलजेपी जिन 24 सीटों पर टकरा रहे हैं और दूसरी महागठबंधन की पार्टी भी है, 40 सीटें ऐसी 40% सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे नेगेटिविटी के साथ जेडीयू को नुकसान पहुंचा रही है एलजेपी के होने से। तो शायद इसीलिए वो बड़ा संकेत था। अगर ऐसी स्थिति बिहार में बन रही थी जहां पर वोटिंग पैटर्न एक दिशा में जा रहा है, तो शायद एलजेपी को इस रूप में बीजेपी उतारने की गलती नहीं करती। और अगर आरजेडी को इसका एहसास होता तो वो इतनी सीटें कांग्रेस को नहीं देती, क्योंकि कांग्रेस जिन 70 सीटों पर लड़ रही है वहां पर आरजेडी के सामने मजबूरी है वोट ट्रांसफर कांग्रेस को करवाना। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में वो कौन सा वोटर है जो उसके अपने पारंपरिक वोट बैंक है, वह तो उसके साथ खड़ा है, लेकिन उसने कास्ट की लाइन पे जो बिहार के भीतर में जो कास्ट की लकीर हर किसी ने खींची, वह भी उसने स्वच्छंदता के साथ छोड़ दी कि महागठबंधन नेशनल लेवल पे है। यहां पर मुश्किल यह है कि जहां पर जेडीयू, एलजेपी और कांग्रेस टकरा रहे हैं वहां फायदा कांग्रेस को उतना नहीं हो पा रहा है। यह एक संकेत है कि कांग्रेस की जमीन उतनी पुख्ता है नहीं। जहां जहां पर एलजेपी, जेडीयू और आरजेडी टकरा रहे हैं वहां आरजेडी आसानी से निकल रही है, इसीलिए वो 80-20 के रिश्ते में आकर खड़े हो गए हैं। यह एक अलग स्थिति है। इसके बाद आइए, हमें लगता है कि खासतौर से सिवान की 8 सीटें, सिवान इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए भी समझिए क्योंकि सिवान में याद कीजिए एक वक्त वहां के डॉन हुआ करते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन के दायरे में माना जाता है कि एमएल के लगभग 15 एक्टिविस्टों की हत्या की गई और जेएनयू से निकले हुए चंद्रशेखर थे, उनकी भी हत्या की गई। उस समय आरजेडी ने साथ दिया था डॉन का, लालू यादव ने। उस समय लेफ्ट और एमएल ने पूरा आंदोलन चलाया था लालू के खिलाफ, और जिस तरीके से आरजेडी की। लेकिन इस चुनाव में बिल्कुल अलग स्थिति है, लेफ्ट साथ में खड़ा। इसलिए मैं शुरुआत में जब आपसे कहा कि 14 सीटें इस 94 सीट में से लेफ्ट के हिस्से में आई है, तो यह पैटर्न है कि वो कितना बड़ा लेफ्ट का वोट शिफ्ट हो रहा है चेहरे के ऊपर, जो चेहरा है तेजस्वी। ये यहां समझना चाहिए, यहां चेहरा कन्हैया कुमार नहीं है, यहां चेहरा तेजस्वी है, जो कि लेफ्ट ओरिएंटेड नहीं है, जिसके लिए मत दिया गया कि जंगल राज है, जिसके लिए मत दिया गया कि पढ़े लिखे नहीं है, जिसके लिए कुछ भी चीजें मत दी गई और मतते चली गई। लेकिन सियासत साधने के लिए जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आरजेडी के लिए इतना ज्यादा लाभदायक इन तमाम जगहों पर है। खासतौर से सिवान, जीरादरी का इलाका था जहां से 90 और 95 में मोहम्मद शहाबुद्दीन एमएलए रहे थे। उसको जेडीयू ने लास्ट टाइम जीता था, लेकिन इस बार वो वहां से जीत पाने की स्थिति में कतई नहीं है, जो बहुत साफ नजरिया, साफ तौर पर आ रहा है। यहां पर बीजेपी ने 4 सीटों पर जो उतारे हैं उसमें सिवान, दरौली, दरोंदा और गोरिया कोठी है। लेकिन बीजेपी इन जगहों से चुनाव जीत पाएगी, यह असंभव सी बात लग रही है। यानी बीजेपी के लिए सिवान एक बड़ा झटका होने वाला है। उसके अलावे दारुंदा, बरैया, गोरई कोठी और महाराजगंज, यहां से ये कॉम्बिनेशन सिवान में कहीं अपर हैंड में ले जा रहा है आरजेडी को। उसके बाद हमको लगता है एक हिस्से का डिस्कशन आज जरूर 2 हिस्से का और करना चाहिए। एक जो मैथिल ब्राह्मणों का हिस्सा जो है, मैथिल का हिस्सा है जो मधुबनी, दरभंगा, और दूसरा चंपारण का हिस्सा। चंपारण में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 9 सीटों पर वोटिंग हुई है। पश्चिमी चंपारण की 3 सीट जो नौतन है, चंतेनिया है, चनपेटिया है और बेतिया है, इन 3 सीट में बीजेपी 2 सीट जीती थी, नौतन और चनपेटिया, जहां से जनता दल यूनाइटेड 2015 में हार गई थी। बेतिया से कांग्रेस जीती थी, बीजेपी के हारे थे। इन तीनों जगहों से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार किया है पश्चिमी चंपारण में। हम पूर्वी चंपारण को भी इसके साथ जोड़ते हुए आपको बताएंगे कि दोनों को क्यों जोड़ना चाहिए। पूर्वी चंपारण की 6 सीटों में जो बीजेपी के पास मौजूदा वक्त में 3 सीट है, 29 सीट है, कल्याणपुर है, पिपरा है और मधुबन है। मधुबन मोतिहारी से लगा हुआ इलाका, उसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। और आरजेडी की 2 सीट है, एलजेपी की भी यहाँ पर 1 सीट है। ये भी जरा समझना चाहिए कि जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि जो 94 सीटों में किसने कितनी सीटें जीती हैं, तो एलजेपी ने 2 सीटें जीती थी, 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2015 में। जो 2 सीट थी उसमें गोविंदगंज थी जो पूर्वी चंपारण में आती है, और एक लालगंज थी जो वैशाली में आता है। ये दोनों सीट एलजेपी अब नहीं जीत पाएगी, स्थिति ये हो गई। तो लेकिन वोट तो मिलेंगे। नुकसान किसको होगा? नुकसान एनडीए को होगा, वो तो एनडीए के साथ खड़ी हुई है। फायदा किसको होगा? महागठबंधन को फायदा होगा। एलजेपी को पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के हिस्से में जब आप ट्रेवल करते हैं, यहां पर जो मिले हैं, जो बंद है,
सवाल है कि लालू यादव के वक्त में वो मिलें बंद हुई, लेकिन 15 साल में उसे खोला ही नहीं गया और जनता के भीतर ये बड़ा गुस्सा है। 2017 में शुगर मिल में 2 मजदूरों ने जब आत्महत्या कर ली थी, खुद को आग लगा ली थी, और पटना मेडिकल कॉलेज में जब उनका इलाज चल रहा था तो सरकार की तरफ से कोई देखने तक नहीं पहुंचा था। उनके परिवार के लोगों, आज भी उनके गुस्सा है, वहाँ के मजदूरों में गुस्सा है कि 2002 में मिल बंद हुई, लेकिन 2005 से लेकर 2020 तक कोई प्रयास ही नहीं हुआ। और चूंकि इतनी बड़े इलाके में मिलें फैली हुई हैं और वहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में मजदूर हैं, 10,000 से ज़्यादा मिल मजदूर जो बिखरे पड़े हुए हैं उन इलाकों में, जो मजदूरी देते हैं मिल को अलग अलग तरीके से, जो परमानेंट नहीं है। परमानेंट की तादाद तो मान लीजिए 700-800 है, लेकिन बाकियों की तादाद इतनी ज़्यादा जो मिल पर आश्रित थे, इनके भीतर गुस्सा है। इसलिए पूर्वी और चंपारण, सवाल है कि अब अंग्रेजों की सत्ता तो है नहीं कि नील की खेती कराएं और महात्मा गांधी वहाँ पर जाके किसानों को आंदोलन के तौर पर खड़ा करें। हालांकि राहुल गांधी वहाँ पहुँचे तो चंपारण का जिक्र करते हुए याद कर रहे थे महात्मा गांधी को भी, और कांग्रेस को भी वो जिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन इलाकों का सबसे बड़ा संकट यह है कि एक सत्ता को इन्होंने देख लिया है, अब वो नहीं चाहते हैं कि ये सत्ता के बाद, बदलाव के बाद देखेंगे चीजें कैसे बदलेंगी। लेकिन कुछ जगहों पर चीजें ऐसी बहुत साफ तौर पर है जहां पर एक मैसेज है कि बीजेपी कुछ 1-2 सीट बचा सकती है, लेकिन कुछ जगहों पर चेनपटिया में उम्मीदवार बीजेपी ने बदल दिया है। पहले प्रकाश थे, अब वहां पर उमाकांत सिंह आ गए हैं। ये एक अलग अलग हिस्से में चीजें को आपको देखना होगा। लेकिन जब आप इस बात पे आएंगे, जो प्रॉब्लम है और जिस प्रॉब्लम को नैरेटिव के तौर पर तेजस्वी ने बीच में लाकर खड़ा कर दिया है, और दिल्ली से या फिर पटना से उड़कर नीतीश कुमार पहुंचे, दिल्ली से प्रधानमंत्री पहुंचे, जिन वक्तव्यों का ये जिक्र भाषणों में कर रहे हैं, उसको लेकर इसीलिए लोग ठाका लगा रहे हैं। और जो प्याज फेंका गया मधुबनी में, वो संकेत है। सवाल ये नहीं है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू, इनमें एक ईमानदारी का पुट है, इनका जो अपनी ऊर्जा है उस लाजवाब है, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन ये दबते दबते बीजेपी के साथ ऐसा दब गए, और बीजेपी अपने तौर पर जिस चीजों को उभार रही है, जिस औरे को उभार रही है, उसमें वो अपने साथ खड़े दल को ही जब खत्म करने पर आमदा हो, तो नीतीश बाबू भी क्या करते और क्या करेंगे। यह भी एक संकेत है कि लोगों का गुस्सा उसी चेहरे पर जाता है, लोगों का प्यार एक चेहरे पर ही जाता है। उसके पीछे की परिस्थितियों को एनालिसिस हम आप करते हैं चीज़ों को बैठ के, लेकिन चेहरा महत्वपूर्ण होता है। चाहे ना चाहे नीतीश कुमार एक चेहरा एनडीए का है जिसको लेकर गुस्सा और आक्रोश बहुत ज़्यादा खलबला रहा है। तेजस्वी एक चेहरा है जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, राबड़ी देवी दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं, लेकिन उस चेहरे को लेकर एक आस और एक उम्मीद, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जग चुकी है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गुस्सा इतना तीव्र है कि लग रहा है कि शायद उम्मीद जग गई है। तो ये जिताने का चुनाव है या हराने का चुनाव है, इसकी कमेंट हम लोग आखिर में करेंगे। मधुबनी और दरभंगा के इलाके का जिक्र भी करना चाहिए, क्योंकि इस इलाके के भीतर में खासतौर से मधुबनी में जाएंगे तो आरजेडी ने वहां पर 2 सीटें पिछली बार झंझारपुर और मधुबनी की सीट जीती थी। बीजेपी ने राजनगर की सीट जीती थी, जो कि एक लिहाज से नेपाल बॉर्डर से लगती है, और इस बार वह सीट भी डामाडोल सी लग रही है। वह 50-50 की स्थिति में राजनगर की सीट आई है। बीजेपी की दूसरी स्थिति दरभंगा में कहीं नहीं है, वहाँ जेडीयू है, जो कि बेनीपुर का इलाका है, कुशेश्वर स्थान है। लेकिन कुशेश्वर स्थान में इस बार कांग्रेस न चुनाव जीत जाए, वो सीट कांग्रेस को दी गई है, उसका पलड़ा बहुत भारी है। लास्ट टाइम जेडीयू ने एलजेपी को हराया था, इस बार दोनों कहीं दौड़ में नजर नहीं आ रहे हैं। और गौरा बहू राय जो है वहाँ पर जेडीयू ने वहाँ भी एलजेपी को हराया था, वह स्थिति वहाँ पर भी स्थिति जेडीयू की नाजुक है। ये जो मैसेज निकल कर आ रहा है इन तमाम जगहों से कि किस रूप में, इसमें हमको लगता है एक मुजफ्फरपुर का भी आपके लिए जरूर जिक्र करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मीनापुर में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग हुई है। मीनापुर, कांटी, बहुराज, पारू, साहेबगंज, इन जगहों पर आरजेडी ने 3 सीटें जो आरजेडी के पास थी, जो साहेबगंज की सीट थी, बहुराज की सीट थी, और जो मीनापुर की सीट थी, कांटी की सीट इंडिपेंडेंट जीती थी। इस बार वह सीट महागठबंधन के पास जा सकती है। जो पारू की सीट है बीजेपी की, जो लास्ट टाइम उसने आरजेडी को कैंडिडेट को हराया था, इस बार वो सीट बरकरार रख भी सकते हैं, इससे भी कतई इनकार नहीं है। यानी मैसेज परसेंटेज के लिहाज से निकलकर जब आपके सामने उभर कर आएगा, उसमें 3 बातें फिर निकल कर आती है। पहली बात, दूसरे चरण के मतदान ने संकेत साफ दे दिए हैं, जो पहले डिजाइन में आएगा, एनडीए की सरकार नहीं बन रही है।
हंग असेंबली हो सकती है। यह संकेत है उसके भीतर का, जिसमें बीजेपी को चीजें मैनेज करनी है। वो मैनेज कितना कर पाएगी, यह हम एनडीए की दृष्टि से आपको बता रहे हैं। एनडीए के भीतर यह सवाल है कि किसी तरीके से हंग असेंबली होगी या नहीं होगी। उनकी सरकार नहीं बन रही। सेकंड फेज के पैटर्न ने संकेत साफ दे दिए हैं। सेकंड फेज के पैटर्न ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर आरजेडी अपने ही बूते लड़ रही होती तो शायद स्थिति बहुत अलग होती, वो बहुत आगे निकल गई होती। कांग्रेस के वोट, कांग्रेस के हिस्से में जो वोट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस को बहुत नीचे, और कांग्रेस क्या वाकई उतनी सीटें जीत पाएंगी जितनी वह 2015 में जीत पाई थी, यह भी एक सवाल है तत्काल का। हालांकि थर्ड फेज बचा हुआ है, लेकिन तत्काल का यह सवाल है क्योंकि बड़ी तादाद में आरजेडी के वोट ट्रांसफर किस रूप में हो रहे हैं। अभी इसका कुछ सीटों पर हमने जो जानकारी ली, वोट ट्रांसफर हो रहे हैं। आरजेडी के वोट बीजेपी कांग्रेस में जा रहे हैं क्योंकि उनकी जरूरतें हैं। लेकिन एक दूसरा हिस्सा यहीं से शुरू होता है कि इस बार ट्रेनिंग दी जा रही है कि किसी भी हालत में, इस बार बहुत कोशिश की गई कि बीजेपी के वोट जेडीयू में ट्रांसफर हो। थर्ड फेज आते आते एक संकेत है कि एलजेपी को शांत कर दिया जाए। यह एक संकेत है, यानी फाइट सीधे तौर पर हो, ये बीच के हिस्से गायब हो जाए। इसी का रोना कुशवाहा को रोना होगा, इसी का रोना चिराग पासवान को रोना होगा, मांझी को रोना होगा, साहनी को रोना होगा। स्थिति बिहार के भीतर अब बांटने की स्थिति में नहीं आ रही है। कास्ट लाइन पे वोटिंग जरूर हो रही है, लेकिन कास्ट लाइन पे वोट देते समय ऐसा नहीं है कि इसको वोट देकर जिता दें, इसको जिता दें। सबकी नजर पहली बार पटना पर है, यानी पटना में जिसकी ताजपोशी होगी उसको मजबूत किया जाए, या जिसकी ताजपोशी नहीं होने देनी है उसको कमजोर किया जाए। यह एक स्थिति है। तीसरे फेज का इंतजार कीजिए, 7 तारीख का दिन है, हम उसके साथ फिर जुड़ेंगे। लेकिन जो संकेत हैं वो आपके सामने हैं, और ये संकेत बहुत साफ है। ये बदलाव से आगे की हवा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।